अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ये जो होते हैं ना, 3 फैमिलीज़ होती है उसमें, पिकोना वायरस फैमिली, कैल्सी वायरस फैमिली और रियो वायरस फैमिली। अब जो पिकोना वायरस फैमिली है ना, उसमें एक इंटीरो वायरस इंटेरिक ट्रैक के होते हैं, एक राइनो वायरस, राइनो मीन नोज से रिलेटेड होते हैं। जो इंटीरो वायरस होते हैं ना, वो 3 होते हैं, पोलियो वायरस, कॉक्साकी वायरस एंड इको वायरस। जबकि राइनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड करवाता है, नोज एंड थ्रोट। कैल्सी वायरस जो है वो नॉर्वॉक वायरस है, रियो वायरस इज रोटा वायरस। अब हम स्टार्ट करेंगे पोलियो वायरस से। सबसे पहले तो हम पोलियो वायरस देख लेते हैं। तो हमने इसकी डिजीज़ की देखी, तो उसमें पोलियो मेलाइटिस है। पोलियो आपको पता है ना, पोलियो क्या होता है, चिल्ड्रंस में होता है मोस्ट कॉमनली। इसकी वैक्सीन्स भी लगती है ना पोलियो, क्योंकि ये सीएनएस को इफ़ेक्ट करके पैरालिसिस करवा देता है, आपको पूरे ना बॉडी के मसल्स में पैरालिसिस करवा देता है। मेन ये होता है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये पोलियो डिजीज़ जो है वो पोलियो मेलाइटिस करवाता है। अब ये जो है पिकोना वायरस फैमिली का है और इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नॉन सेगमेंटेड है। इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए है। ये नॉन एनवेलप्ड है। ये इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है और इसके अराउंड कोई इन्वेलप नहीं है, लिपिड का या लिपोप्रोटीन का कोई इन्वेलप नहीं है। तो ये नॉन एनवेलप्ड है, ठीक है। और इसके अंदर आरएनए जीनोम है और ये इकोसाहेड्रल जो है न्यूक्लियोकैप्सिड है। ये ग्रो करता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी हीट चेंजेस हो जाएं तो ये इसका इफेक्ट करती है, मतलब ये हीट से रेजिस्टेंट नहीं है, हीट लेबाइल है, कि मतलब हीट चेंज अगर हो जाए, मतलब इंक्रीज़ हो जाए 37 डिग्री 50-55 डिग्री, तो इसकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये पोलियो वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर क्या कहते हैं, इसकी 3 सीरोटाइप्स हैं। सीरोटाइप्स मीन एंटीजेनिक वेरिएशन के 3 इसकी एंटीजन है, मतलब 3 टाइप्स की डिफरेंट होंगी जो ह्यूमन में जाके डिजीज़ कॉज करवाएंगी। तो 3 इसकी सीरोटाइप्स हैं। अब ये जो है ना, ये अटैच होती हैं उन सेल्स पे जिनके पास CD155 रिसेप्टर्स होते हैं। इनके पास जो होती है ना प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती है ना, उससे ना प्रोटीन्स जो है ना, इसके बाद हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनोडेज HN प्रोटीन होती हैं, जो कि जाकर CD155 रिसेप्टर के साथ अटैच होती हैं। फिर उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन होती है, तो उसके साथ वो अटैच होती हैं, जिसकी वजह से CD155 रिसेप्टर जिन सेल्स पे होते हैं उसी पर पोलियो वायरस अटैच होती है और उसी पर जो है इन्फेक्शन अपना कॉज करती है। अब समरी के रेप्लिकेटिव साइकिल की जो सारे वायरसेस की रेप्लिकेशन है वही समरी है। इसमें अगर हम देख लें कि सबसे पहले क्या होता है, एंट्री होती है, अटैचमेंट होती है। सबसे पहले एंट्री नहीं होती, सबसे पहले अटैचमेंट होती है वायरस की, किसी सेल के रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट होगी CD155 के साथ। फिर पेनिट्रेशन हो जाएगी कि अंदर आ जाएगा वायरस। फिर उसकी अनकोटिंग हो जाएगी, उसका न्यूक्लियोकैप्सिड निकल जाएगा और उसका जीनोम सिर्फ अंदर आएगा। फिर क्या होगा, जीनोम में अर्ली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, लेट ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम बायोसिंथेसिस कहते हैं, बायोसिंथेसिस होगी। फिर उसके बाद असेंबली होगी। वो जब नया नया आरएनए बन जाएगा ना, वो क्या करेगा, उसके अराउंड न्यूक्लियोकैप्सिड आएगा, उसके अराउंड प्रोटीन्स वगैरह आएंगी और फिर असेंबली होकर उसकी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये इसका रेप्लिकेटिव साइकिल का वही समरी है। अब जो है ना रूट इसकी ट्रांसमिशन का, वो फीको ओरल रूट है, मतलब कि जो कंटामिनेटेड वाटर वगैरह या फूड जो है कंटामिनेटेड, उसकी वजह से जो है वो माउथ में जब वो खाया जाता है तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। अब ये क्या करवाता है, कहाँ पर रेप्लिकेट होता है, ओरोफेरिंक्स में। हमारा माउथ से जो ओरल कैविटी है उसके पास जो फेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स, और इंटेस्टाइनल ट्रैक में, इंटेस्टाइन्स में जाकर वहाँ पर ट्रांसमिट होता है, GIT में रेप्लिकेट होता है। अब इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, पैथोजेनिसिटी यही है कि जब ये रेप्लिकेट हो जाता है ओरोफेरिंग से, तो वो ओरोफेरिंग से क्या करता है, आकर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जो नेक में लिम्फ नोड्स नहीं होते, उनको आकर इफेक्ट करता है। फिर वहाँ से वो GIT ट्रैक में इंटेस्टाइन्स के पास जो सब एपिथेलियल लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम पायर्स पैचेस कहते हैं, तो इंटेस्टाइन्स में जो सब एपिथेलियल लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं उसके साथ उसमें जाता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन करता है। वहाँ से ब्लड में, जब ब्लड में चल जाता है तो इसको हम इसके इन्फेक्शन को वायरीमिया भी कह सकते हैं। और फिर ब्लड से वो पूरी बॉडी में जाता है, वहाँ पर CNS ब्रेन में भी जाता है। अब ब्रेन में क्या कहते हैं, ब्रेन की जो मोटर न्यूरॉन्स है ना CNS में,
उनको इफेक्ट करता है, जो कि इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है उन मसल्स का जो कि इन मोटर न्यूरॉन से इनर्वेटेड हो, उन मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। इस तरह जो है ये CNS पे इफेक्ट करके पैरालिसिस करवाता है। ये इसकी पैथोजेनिसिटी है सारी। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग के इसमें यही नहीं है कि पोलियो सीधा जो है पैरालिसिस करवाता है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। एक में इन एपरेंट स्टेज है जिसमें कोई सिम्टम शो नहीं होता, फिर इसमें अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है। अब इसमें जो सबसे पहले इन एबरेंट पोलियोमाइलाइटिस है उसमें हमने देख लिया एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं था। अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस में थोड़े सिम्टम्स होते हैं और बहुत ही माइल्ड पैरालिसिस होती है। इसके अंदर जो होता है वो ये सोर थ्रोट करवाता है, गला खराब, नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह करा देता है अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। फिर जो नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है वो पैरालिसिस तो नहीं कराता लेकिन वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कराता है। CNS में जाके मेनिंजस को इफेक्ट करता है, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, और वहाँ पर उसकी इन्फ्लेमेशन करा के मेनिंजाइटिस करवाता है फीवर के साथ, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कह सकते हैं, और हेडेक और स्टिफ नेक मतलब गर्दन आपकी सख्त हो जाती है। अब पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में वही फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है मसल्स की। फिर ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रेस्पिरेटरी जो है ना, वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह की भी पैरालिसिस हो जाती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। और फिर मसल स्पाज्म होता है, मतलब कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है। फिर एक पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है जो कि बहुत सी सालों की पोलियो के बाद उसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। अब इसका लैब डायग्नोसिस क्या है? लैब डायग्नोसिस करने के लिए हम इसको एक तो गले में थ्रोट स्वाब से ले सकते हैं, एक रेक्टल सैंपल और स्टूल सैंपल उससे भी हम देख सकते हैं। फिर इसमें एंटीबॉडी टाइटर राइज होता है, या फिर स्पाइनल फ्लूइड बाय इनोकुलेशन ऑफ सेल कल्चर्स, ठीक है ना, इन थ्रोट से, स्टूल से या स्पाइनल फ्लूइड की इनोकुलेशन करके ना उनको सेल कल्चर्स में डालो। फिर PCR से ट्रीटमेंट। अब इसका क्या है? एंटीवायरल थेरेपी वगैरह तो कोई नहीं होती, इसकी वैक्सीनेशन ही होती है। तो 2 टाइप्स की इसकी वैक्सीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन जो है ना पोलियो की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 वैक्सीन होती हैं, एक उनके पास होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसको साल्क वैक्सीन भी कहते हैं और वो किल्ड होती है, जबकि दूसरी जो होती है वो ओरल वैक्सीन होती है जिसको साबिन वैक्सीन कहते हैं, और ये लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वीकेंड वैक्सीन होती है। 2 टाइप्स की वैक्सीन है, एक किल्ड है और एक लाइव है। किल्ड वाली कौन सी है? इनएक्टिवेटेड, और जो लाइव वाली है वो ओरल है, ये साबिन है, सॉल्ट। अब इसका जो है ना ये डिफरेंस का टेबल इंपॉर्टेंट है। यही उसमें ये बताया हुआ है कि जो किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन में क्या डिजीज प्रिवेंट कौन करती हैं, दोनों ही देने से डिजीज प्रिवेंट हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडीज बन इंटरप्ट ट्रांसमिशन। अब जो ट्रांसमिट हो रहा है वो वायरस अपनी रेप्लिकेशन करवाकर, वो लाइव वैक्सीन तो रोक सकती है, इंटरप्ट कर सकती है इस ट्रांसमिशन को, लेकिन किल वैक्सीन नहीं कर सकती। IgG एंटीबॉडीज दोनों बनाती हैं, जबकि इंटेस्टाइनल IgA एंटीबॉडीज हैं वो सिर्फ लाइव वैक्सीन बनाती है, किल वैक्सीन नहीं बनाती। अब सेकेंडरी प्रोटेक्शन बाय स्प्रेड टू अदर्स, के जब स्प्रेड हो रहा होता है तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर सकता है? ऑफ कोर्स लाइव वाली, क्योंकि लाइव में ज़्यादा उसकी एबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकती है, जबकि किल वाली नहीं कर सकती। रेप्लिकेशन ऑफ वायरलेंट वायरस इन गट, अब जो रेप्लिकेशन को कौन इफेक्ट करता है? इंटरफेयर करता है। तो जाहिर सी बात है ये कोई रेप्लिकेशन को इंटरफेयर नहीं कर रही और ये रेप्लिकेशन भी नहीं रोक रही, तो फिर ये ट्रांसमिशन भी नहीं रोक रही, ट्रांसमिशन भी होता है, जबकि ये रेप्लिकेशन भी रोकती है, ट्रांसमिशन भी रोकती है। अब रिवर्ट्स टू विरुलेंस, अब ये इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो खुद वायलेंट होकर डिजीज करवा सकती है? तो वीकेंड किल्ड वाली तो नहीं करवा सकती, लेकिन जो कि लाइव है वो भी बहुत कम, रेयरली जो है वो वायलेंस मतलब डिजीज करवा सकती है। कोई इन्फेक्शन में अदर एंटेरोवायरसेस में इम्पेयर इम्यूनाइजेशन की, अगर कोई और वायरस से इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से इम्यूनिटी पे इफेक्ट होगा, किल्ड की वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से जबकि होगा। फिर कैन कॉज डिजीजेज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो ये नहीं करवाएगी, ये करवा सकती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंजेक्शन है, इसका ओरल है। रेफ्रिजरेटर में भी उसी को ही रखते हैं, लाइव वाली को किल को नहीं रखते। और ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी लॉन्गर है ऑफ लाइव वैक्सीन एंड शॉर्टर है फॉर किल्ड वैक्सीन।